हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने किया था प्लंडर ऑफ सोमनाथ, जो कि महमूद गजनी के बारे में, कि महमूद गजनी ने कैसे सोमनाथ का प्लंडर किया, कैसे इंडियन लोगों ने, लोकल पीपल ने उनको रेजिस्टेंस भी दिया और बाकी चीज़ें। आज हमें ऑब्जेक्टिव्स एंड फुलफिलमेंट करने हैं विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। एंड फिर उसके बाद लेट्स सी क्या टॉपिक है, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो रीडिंग विथ यू. So that is the case. Some things I know, but I don't know the exact topics की क्या है book में. So the next topic is effects of Mahmud's invasion. Okay. So let us start. Objectives and fulfillment. Mahmud was a great conqueror. He had imperialistic instinct, though he cannot be called an empire builder. He acquired vast territorial possessions, albeit it was not his aim to establish his sway over India. That is why his campaigns were usually directed against big towns and rich temples. He did not attack military installations and well defended ports unless it became impossible to avoid them. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि महमूद जो है एक बहुत ही बड़ा कॉन्करर था. वो इम्पीरियलिस्टिक था. इंस्टिंक्ट से इम्पीरियलिस्टिक मतलब जो लार्ज एरिया को कमांड करे, लार्ज एरिया का रूलर. बट उसको एम्पायर बिल्डर नहीं कहेंगे. उनको ये नहीं कहेंगे कि उसने कोई एम्पायर खड़ा किया इंडिया में, है ना. उसने लार्ज एरिया कॉन्कर करने की कोशिश की, बट एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं की. साम्राज्य तैयार नहीं किया उसने बहुत ही बड़े से टेरिटोरियल पोजेशंस को अक्वायर ज़रूर किया, बट बर्बाद करने के लिए, वहाँ पर अपना कैप्चर या वहाँ पर अपने पावर को बनाने के लिए नहीं. इसलिए उसके जो कैंपेन्स हुआ करते थे वो बड़े शहर और रिच टेम्पल्स की तरफ थे. उसने गलती से भी कोई मिलिट्री कैंप को अटैक नहीं किया, कोई ऐसे किले को नहीं अटैक किया जो बहुत अच्छे से डिफेंडेड था. अनटिल अनलेस वो उसके लिए मतलब ऐसा था कि वो अगर अवॉइड ही नहीं कर पा रहा है तो ही वो अटैक करता था. अदरवाइज हिज मेन एम, जो मैंने पहले भी वाइल रीडिंग भी मैंने कहा है कि इनका मेन एम इकोनॉमिक था. और इन्होंने लोगों को, भले ही अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि रिलीजियस है, हाँ थोड़ा रिलीजियस भी था कोनोटेशन, बट एक्चुअली में आप अपने इकोनॉमिक गेन के लिए किसी को नहीं तैयार कर सकते. तो आपको अगर सोल्जर्स को तैयार करना है कि यहाँ पर लड़ना है, यहाँ पर अटैक करना है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा. तो उनको जिहाद के नाम पर मोटिवेट किया. चलो, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मथुरा एंड कन्नौज, नॉर्दर्न इंडिया ले एट हिज फीट, बट he lacked the acumen to bring it under his permanent control. The defeated Indian princes acknowledged him sometimes as their overlord and held out promises to pay the annual tribute, but none took it seriously, neither the victor nor the vanquished. यहाँ पर कहा जा रहा है कि मथुरा के कॉन्क्वेस्ट के बाद और कन्नौज के कॉन्क्वेस्ट के बाद नॉर्दर्न इंडिया जो है इनके कंट्रोल में थी, लेकिन इनके पास वो टैलेंट, या टैलेंट ना कह करके मैं रैदर कहूँगी, इनके पास वो ज़ील, वो भूख ही नहीं थी कि मुझे इन एरियाज़ को परमानेंटली कंट्रोल करना है. इन्होंने जिन इंडियन राजकुमारों को हराया, जिन भारतीय राजकुमारों को हराया, उन्होंने इनको एक्नॉलेज भी किया. कभी कभी तो उन्होंने कहा भी कि हम आपकी सुप्रीमेसी या सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर प्रोमिसेस भी किया कि हम आपको एनुअल ट्रिब्यूट देंगे. बट ना ही विक्टर, ना ही वैंक्विश्ड, मतलब ना ही जीतने वाले यानी कि महमूद, और ना ही हारने वाले मतलब जो इंडियन प्रिंसेस जो हार गए थे और जिन्होंने इनकी एनुअल ट्रिब्यूट इनको प्रॉमिस किया था, दोनों ने ही सीरियसली नहीं दिया, ना देने वाले ने ना जिसको लेना था. ओके. Mahmud annexed Punjab including Lahore and Multan to the empire of Ghazni as a matter of expediency. महमूद ने जो है वो पंजाब को एनेक्स किया, लाहौर और मुल्तान को एनेक्स किया, एम्पायर ऑफ गजनी में मिलाया एज अ मैटर ऑफ एक्सपीडियंसी. It protected the lines of communication and facilitated the movement of his army into the heart of India for plundering raids.
तो बहुत कोई कहते हैं ना कि महमूद अगर एम्पायर बिल्ड नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने पंजाब, लाहौर या मुल्तान को क्यों कैप्चर किया? तो इसके पीछे की रीज़न है क्योंकि ताकि वो अपना एक्सपीडिशन, अपना जो इंडिया में रेड करते रहते थे हर साल, उसको कंटिन्यू कर पाए ईजिली, है ना, उसके लिए बार बार लड़ना ना पड़े, इसलिए उन्होंने पंजाब, लाहौर और मुल्तान को कैप्चर किया ताकि वो इंडिया के मेन लैंड में घुसने में उनको प्रॉब्लम ना आए. द वेरी फैक्ट दैट लाहौर वॉज एनेक्स्ड बाय हिम rather very late 1021 to 22 after more than 2 decades of successful military career mitigates against the imperial motive of Mahmud. और इन्होंने 20 साल तक इनका सक्सेसफुल मिलिट्री करियर रहा, फिर भी इन्होंने लाहौर को एनेक्स क्यों नहीं किया, लाहौर को कैप्चर क्यों नहीं किया? इसका रीज़न ही यही है क्योंकि ये एम्पायर बिल्ड नहीं करना चाहते थे. इनकी मोटिव्स इंडिया में एम्पायर बिल्ड करने की थी ही नहीं, इनकी मोटिव्स इंडिया से वेल्थ अमास करने की थी. Okay, moving to the next para. Mahmud's declared objective in carrying out repeated raids into India was the propagation and glorification of Islam. It could not be achieved by the way he and his camp followers behaved towards Indian populace while on plundering spears. तो महमूद की डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव जो है रिपीटेड रेज की क्या थी? मैंने ये पहले भी बताया है कि वो डिक्लेयर एजेंडा होता है ना और एक हिडन एजेंडा होता है. तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि हमें जो है इस्लाम को प्रोपगेट करने के लिए मैं इंडिया पर रेड डालता हूँ, या इस्लाम को ग्लोरीफाई करने के लिए मैं इंडिया पर रेड डालता हूँ, क्योंकि इंडिया में कौन रहते हैं? काफिर रहते हैं, नॉन बिलीवर रहते हैं. बट इट कुड नॉट बी अचीव्ड बाय द वे ही एंड हिज कैम्प फॉलोअर्स बिहेव टूवर्ड्स इंडियन पीपल. लेकिन अगर वो इस्लाम को प्रोपगेट ही करना चाहते थे तो वो एक बार जीतने के बाद, जैसे अरब में अरेबियन इन्वेजन हुई सिंध में, तो एक बार जीतने के बाद उन्होंने पीसफुल प्रोपगेशन भी किया, मालाबार में पीसफुल प्रोपगेशन हुई. बट इनके अटैक्स में हमें वो नहीं देखने को मिलता. इनके अटैक्स में ये भले ही कहते थे कि मुझे इस्लाम को प्रोपगेट करना है, लेकिन एक बार जब इंडियन लैंड पर अटैक करते थे तो ये बस मूर्ति तोड़ देते थे और कहते थे कि मैं तो इस्लाम के का सपोर्ट कर रहा हूँ, इस्लाम में मूर्ति पूजा इज़ नॉट अलाउड, तो फिर मैं इसलिए तोड़ता हूँ. लेकिन फिर ये बस वो गोल्ड और सारी चीज़ें ले करके चले जाते थे. कभी भी इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया कि इस्लाम को प्रोपगेट किया जाए. Okay, most of his expeditions were in nature of highway robberies, wherein he outdid the barbarians in the display of vandalism towards the vanquished. तो क्या कहा जा रहा है कि इनका मैक्सिमम एक्सपीडिशन जो है वो ऐसा था कि जैसे हाईवे पर रॉबरी कर लेते हैं, जैसे लूट मचा देते हैं, डकैती होती है, वैसा ये करते थे. प्रोपगेशन से रिलेटेड कुछ नहीं था. आया, लूट मचाया, खून खराबा किया और फिर जो भी वॉर बूटी मिली ले करके निकल लिए. इसमें प्रोपगेशन हुआ कहाँ? A few modern historiographers have advanced the argument that Mahmud needed a lot of money to raise the army for the expansion of vast Central Asian empire. The author does not agree with them. It was not a needy man looking for money in the holy shrines. Mahmud was a greedy man who lived for money and died for it. कहा जा रहा है कि बहुत सारे हिस्टोरियोग्राफर्स कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में महमूद को ना नीड थी मनी की. तो नीड नहीं थी उन्हें मनी की, उन्हें ग्रीड थी. वो एक ग्रीडी इंसान थे, उनको बहुत लालच था. और जैसे वो सुनते थे, क्योंकि हर साल आप आ रहे हो, एक्सपीडिशन कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टेम्पल्स हैं, यहाँ पर वो टेम्पल जो है वो सेंटर है वेल्थ का, तो आप कहीं से भी सुना उनको कोई सेंट्रल एशिया में प्लान नहीं भी है तो भी वो इंडिया आकर के कॉन्कर कर रहे हैं, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और पैसे लेकर के जा रहे हैं. तो कहते हैं ऑथर कि महमूद एक ऐसे ग्रीडी, ऐसे लालची इंसान थे जो जीवित भी रहे पैसे के लिए और जिनका डेथ भी पैसे के लिए ही हुआ. The base elements of greed for the precious metal and temptation to destroy the grand edifice of a civilized society could bring no credit to him or to his creed. Of course, he knew it well
that by raising the cry of jihad against the infidels, he could muster a large number of recruits from all over the Muslim world willing to join him as ghazis or volunteers in his expedition. और महमूद को बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये लोगों को बताएंगे कि चलो इंडिया जा कर के पैसे लूटना है, मेरा ये प्लान है, या मुझे ग्रीड है पैसों का, तो चलो इंडिया में जा कर के पैसे लूटें क्योंकि वहाँ पर टेम्पल्स जो है वो वेल्थ के सेंटर हैं, तो कोई भी इनको फॉलो नहीं करता, कोई भी इनको हेल्प नहीं करता। लेकिन इन्हें पता था कि ये जिहाद का अगर नारा लगाएं और जिहाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा करें कि चलो इंडिया तो काफिरों का देश है, तो नॉन बिलीवर्स हैं और इस्लाम कहता है कि नॉन बिलीवर्स को डिस्ट्रॉय करो, तो ऐसा कहेंगे तो बहुत सारे वॉलंटियर्स या फिर गाजीज जो हैं वो आ जाएंगे और वो इनके एक्सपीडिशन में इनका साथ देंगे। हिज अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स सर्व्ड बोथ द पर्पस एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड फेम एज आइडल ब्रेकर। तो इन्होंने जब हिंदू टेम्पल पर अटैक किया तो इनको दो फायदे हुए, पैसे तो आए जो इनको चाहिए थे और साथ साथ इनको जो है आइडल ब्रेकर का फेम भी मिल गया, मतलब मूर्ति भंजक का फेम भी मिल गया। अभी इस फेम से क्या फ़ायदा हुआ कि और लोग आए और उन्होंने भी महमूद को जो है उनके एक्सपीडिशन में सपोर्ट किया। Through personal experiences, Mahmud had learned to neutralize the destructive power of enemies' war elephants. All the same, he was fascinated by them and developed a peculiar craze to acquire them from the defeated Indian princes as trophies of war. He thereby built a strong contingent of over 2,500 elephants. They were freely used in Central Asian wars. They struck awe and terror in the hearts of those, at least, who had never seen them before. Repeated Indian expeditions ensured a steady supply of the beast, but to say that he launched the campaigns with the object of acquiring the war elephants would be to place the cart before the horse. यहाँ पर कहा जा रहा है कि महमूद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीख गए थे कि एनिमी के पावर को अगर डिस्ट्रॉय करना है या कम करना है तो उनके वॉर एलिफेंट्स को ले लो। इंडिया में, मतलब उनका मानना था कि इंडिया में जो लोग उनको अटैक कर पाते हैं या उनके साथ लड़ पा रहे हैं, भिड़ पा रहे हैं, तो उनका मेन सोर्स ऑफ पावर जो है वो वॉर एलिफेंट है। तो उनसे बचने के लिए तो उनको उनके वॉर एलिफेंट्स को कम करना पड़ेगा। बट साथ ही साथ ना महमूद को एक शौक भी हो गया, वो फैसिनेट हो गए, वो बड़े अमेज्ड थे कि कितने, मतलब वो बहुत अमेज थे एलिफेंट्स के पार को देख करके और द वे एलिफेंट्स को यूज़ किया जा सकता था वॉरफेयर में। तो वो जब भी इंडियन प्रिंसेस से जीता करते थे तो वो एलिफेंट्स ले लिया करते थे और ऐसे इकट्ठा कर करके महमूद के पास 2,500 एलिफेंट्स हो गए जो उनको वॉर बूटी में मिले। और फिर फ्रीली यूज़ किया महमूद ने इन एलिफेंट्स को एशियन वॉर्स में, और सेंट्रल एशिया में लोगों ने देखा नहीं था तो वो बड़े ही ज़्यादा टेरर में, वो बहुत कांप जाते थे एलिफेंट से, और इससे जो है उनके एक्सपीडिशंस को बहुत हेल्प मिला। रिपीटेड इंडियन expeditions ensured a steady supply of the beast, but to say that he launched the campaigns with the object of acquiring war elephant would be to place the cart before the horse. क्या कहा जा रहा है, लेकिन रिपीटेड एक्सपीडिशन से उनको एलिफेंट तो हाँ मिल रहे थे, बार बार मिल रहे थे, उनका कलेक्शन बढ़ रहा था, बट ये कहना कि वो हाथियों के लिए बैटल फॉर एलिफेंट्स, दिस इज़ नॉट डन। ठीक है, उसके बाद लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैरा। Mahmud was one of the greatest military generals the world has ever produced. He was born soldier, fearless crusader, courageous, resourceful. He seldom lost a battle. Through his brilliant military exploits, he carved out a name for himself in the history of Central Asia. He was no barbarian at home. He was a patron of art and learning. A galaxy of scholars, poet and artist adorned his court and received liberal patronage from him. तो क्या कहा जा रहा है कि महमूद एक ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स में से एक थे, क्योंकि मिलिट्री जनरल को हम लोग ग्रेट या वर्स्ट कैसे कहते हैं कि उन्होंने कितने बैटल्स जो उन्होंने लड़वाए उसमें कितने बैटल जीते। महमूद ने शायद ही कुछ बैटल हारे, वरना उन्होंने सारे बैटल जीते। तो वो एक बहुत ही ग्रेट मिलिट्री जनरल थे और वो एक बॉर्न सोल्जर थे, उनको फाइटिंग स्किल्स आती थी, फियरलेस क्रूसेडर थे, जिहाद का नारा एकदम फियरलेसली देते थे, कहीं भी दे देते थे। जैसे हमने एक वहाँ पर पढ़ा
पीछे कि मतलब उन्होंने जो है हिंदूज़ के मक्का को डिस्ट्रॉय किया। तो मतलब ये क्या हो गया, फियरलेस क्रूसेडर का एक एग्जाम्पल हो गया। करेजियस थे, रिसोर्सफुल थे। तो फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये अपने ब्रिलियंट मिलिट्री एक्सप्लॉइट से इन्होंने जो है अपने लिए एक नाम हिस्ट्री में दर्ज करा लिया, इंडिया के नहीं, सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री में। क्योंकि इंडिया में हम इनको बारबेरियन ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बर्बरता ही दिखाई। बट हाँ, जब ये अपने अपने एरिया में ये बहुत सही थे, अपने घर पर, अपने होम किंगडम में ये एक पैटर्न ऑफ आर्ट थे, लोगों को आर्ट और लर्निंग में हेल्प करते थे, स्कॉलर्स को हेल्प करते थे, पोइट्स को हेल्प करते थे, आर्टिस्ट जो है इनके कोर्ट में भरे पड़े होते थे, बहुत सारा लिबरल पैट्रोनेज ये देते थे। अलबिरूनी, बैहाकी, उतबी, फिरदौसी, अंसारी, सबको इन्होंने जो है दिया हुआ है पैट्रोनेज। अंसारी द पोएट लॉरेट एंड फराबी द फिलोसोफर, इन सबको भी इन्होंने दिया था पैट्रोनेज अपने कोर्ट में। गजनी एंड इट्स पीपल बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम देयर मोनार्क एंड हिज फैबुलस वेल्थ। और भले ही इंडिया को लॉस हुआ, बट गजनी के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ इनसे और इनके वेल्थ से। He spent lavishly to make his seat of governance one of the finest cities of India. इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए ताकि इनका जो गवर्नेंस का सीट है वो फाइनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया बने। मतलब जहाँ पर ये रूल कर रहे हैं, गजनी जो है वो इंडिया नहीं, एशिया, तो गजनी जो है वो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी बन जाए एशिया का। ही इरेक्टेड मैग्निफिशेंट मॉस्क, बड़े बड़े मॉस्क बनवाए, ह्यूज पैलेसेस, बड़े बड़े महल बनवाए इन्होंने, एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, म्यूजियम विच स्टोर्ड इनवैल्यूएबल ट्रॉफीज ऑफ वॉर। और म्यूजियम, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी से जो भी वॉर में ये जीत वीत के लूट पाट के ले जाते थे वो सब इन्होंने भर दिया। और इस तरह से गजनी में फिर इन्होंने ब्यूटीफुल गार्डन्स और पार्क बनवाए। तो गजनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत ही ग्रेट मिलिट्री जनरल और फिर फियरलेस क्रूसेडर, बॉर्न सोल्जर, करेजियस और रिसोर्सफुल थे। एंड नाउ महमूद वॉज हाउएवर नॉट अ ग्रेट स्टेट्समैन, नॉट अ गुड नॉर अ गुड रूलर। महमूद लेकिन एक ग्रेट स्टेटमैन या एक अच्छे रूलर नहीं थे। ही लेफ्ट बिहाइंड अ माइटी आर्मी, द रॉयल ट्रेजरी full to the brim, but he failed to utilize material resource to consolidate the gains of his victory. बट फिर इतना जब इन्होंने किया तो हम क्यों कह रहे हैं कि एक अच्छे मतलब स्टेट्समैन या फिर एक अच्छे रूलर नहीं थे? क्योंकि इन्होंने जो भी जितनी बड़ी ट्रेजरी इकट्ठा की उसको ये यूटिलाइज नहीं कर पाए, कंसोलिडेट नहीं कर पाए अपने विक्ट्रीज से जो अचीवमेंट्स इनको मिली। ही फेल्ड टू इवॉल्व एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की टू रन द गवर्नमेंट। इन्होंने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हायरार्की नहीं बनाई। ही इज़ नॉट क्रेडिटेड with the establishment of any socio-cultural और political institution। ना कोई socio-cultural या political institution इन्होंने बनाया जो कि लंबे समय तक चला, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि यूनिवर्सिटी वगैरह, बट ये ज़्यादा चल नहीं पाई। ही शोड नो इंटरेस्ट इन पब्लिक वेलफेयर और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो इन्होंने पब्लिक वेलफेयर या फिर नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हिज ऑटोक्रेटिक एंड एक्सट्रीमली सेल्फ विल्ड बिहेवियर डिड नॉट अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन टू हिज मिनिस्टर्स एंड द रूलिंग एलाइट। और इनके जो मतलब मैं ही सब हूँ, है ना, वैसा वाला एटीट्यूड, ऑटोक्रेटिक थे ये, डिक्टेटर काइंड ऑफ थे। तो लोग जो है अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को फ्रीली नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे। मिनिस्टर्स भी डरते थे, रूलिंग एलाइट भी डरते थे। उन्होंने जो है सारी इनिशिएटिव लूज़ कर दी अपनी, सॉट देयर सेफ्टी इन पेइंग अनक्वेश्चनड ओबीडियंस टू देयर डिक्टेट्स ऑफ देयर मास्टर। और ये जो है इनको लगता था मिनिस्टर्स को कि हम सेफ ही तभी हैं जब हम मास्टर को जो है ना क्वेश्चन ही ना करें, एकदम उनके अगेंस्ट ओबीडियंट रहें, एकदम उनके अगेंस्ट जो है ओबीडियंट रहे। द सुल्तान नेवर ब्रूक्ड एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन एनी इशू टू द उलेमा who were expected to exercise some check on his action as a ruler। उलेमास जो है सुल्तान जो है वो उन्होंने कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इशू नहीं हुई। उलेमा जो है वो कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो जो है एज अ रूलर वो अगर कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने तो खुद को गाजी घोषित कर लिया था, द चैम्पियन ऑफ इस्लाम। आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
None else dared to give him a wise counsel on administrative and state matter even when it was most needed. किसी को हिम्मत ही नहीं थी इनको क्वेश्चन करने की, मतलब ये अनक्वेश्चनेबल बन गए थे. All the time he was busy with his military engagements and did not pay proper attention to the problems of law and order. हमेशा जो है ये आते थे, लूट खसोट में बिजी थे, जाना है, लूटना है, मार पीट करना है, अपना नाम कमाना है एज अ जिहादी. और इसमें इन्होंने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर अपने सिटी पे मेंटेन नहीं किया. कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, कोई सिविल पावर नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो लोगों की प्रॉपर्टी या लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए. ही वॉज अ प्योर मिलिट्री डिक्टेटर. एक मिलिट्री डिक्टेटर थे ये. इनके लोगों को सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी. डैट वे ही लेफ्ट अ बैड लेगेसी बिहाइंड. तो इन्होंने अपने पीछे एक बहुत ही बुरी लेगेसी छोड़ कर गए ये. वॉट ही डिड नॉट अकम्प्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कुड नॉट बी डन बाय. जो इन्होंने अकम्प्लिश नहीं किया कि ठीक ठाक करें, अपने स्टेट को कंसोलिडेट करें, ना ही इनके सक्सेसर को मिला ये. द ग्रैंड एडिफाइज रेज बाय हिम क्रम्बल डाउन टू द पीसेस सूनर देन एक्सपेक्टेड. और इन्होंने जो बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया था अपने वहाँ पर, वो भी बहुत ही जल्दी जो है वो बर्बाद हो गया. इनके सक्सेसर्स वीक थे. उन्होंने जो है, जो सुबुक्तगीन या महमूद ने जो जगह सिक्योर किया था, वो सब उनको जो है छूट गया. दे वर कंपेल्ड टू सीक रेफ्यूजी इन इंडिया. और इनके सक्सेसर जो है वो इंडिया में रीजनल रूलर्स के अंदर, पंजाब के रीजनल रूलर्स के अंदर रेफ्यूजी लेने लगे. द कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब दस प्रूव टू बी द ओनली वर्थ वाइल गेन. तो एकमात्र पंजाब का कॉन्क्वेस्ट जो है वो महमूद के लिए सही रहा इंडिया में. ये बस इतना ही वर्थ वाइल था, क्योंकि बाद में जो इनके आने वाले जनरेशन थे उन्होंने पंजाब में रेफ्यूजी ली. बस इतना ही. द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ महमूद्स इन्वेजन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.